हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 12 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और फिर सारी PDF डाउनलोड कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सभी मंडलों में बायोगैस प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन नंबर ए है छत्तीसगढ़, बी है बिहार, सी है उत्तर प्रदेश और डी है गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। गोवर्धन योजना के अंतर्गत केंद्र एवं प्रदेश सरकार किसानों से पशुओं के गोबर, खेत में बचे अवशेष खरीदकर उससे बायोगैस, CNG और कंपोस्ट खाद में बदलने का काम करेगी। इस योजना का अहम मकसद गांव को स्वच्छ बनाना और किसानों की आमदनी बढ़ाना है। उन्नत तकनीक का उपयोग कर सामुदायिक मॉडल बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा। यह प्लांट जैविक कचरे के साथ गोबर को भी निष्पादित करने में सहायक होगा। यहाँ उत्पन्न बायोगैस को कंप्रेस्ड बायोगैस में बदला जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि जो बायोगैस प्लांट है ये उत्तर प्रदेश सरकार स्थापित करेगी। तो किस योजना के अंतर्गत? तो गोवर्धन योजना के तहत इसे स्थापित किया जाएगा। अब इसे उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, तो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? तो संयुक्त प्रांत, और इससे यूनाइटेड प्रोविंस भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या है 80 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 404 और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है 100। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख जनजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो बुक्सा, थारू, राजी और जौनसारी, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो गंगा है, यमुना, गोमती, चंबल, सोन और घाघरा, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो कौन सा है? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये उत्तर प्रदेश का है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, वो कौन सा है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। और दोस्तों, एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से संबंधित कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले देखें तो कौन कौन से मेले हैं? तो मेले हैं कुंभ मेला, ये प्रयाग में लगता है। बटेश्वर मेला, ये आगरा में लगता है। नौचंदी मेला, ये मेरठ में लगता है। देवी पाटन मेला, ये बाराबंकी में लगता है। और दोस्तों, कबीर मेला, ये मगहर में लगता है। और देवा मेला जो है वो बाराबंकी में लगता है। और जो दोस्तों देवी पाटन मेला है ये बलरामपुर में लगता है। तो ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले थे। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड अच्छे से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत किस जिले के लिए गुड़ तथा गुड़ उत्पाद को विशिष्ट उत्पाद के रूप में चिन्हित किया है? ऑप्शन नंबर ए है मुजफ्फरनगर, बी है अयोध्या, सी है लखीमपुर खीरी और डी है यह सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत 3 जिलों मुजफ्फरनगर, अयोध्या और लखीमपुर खीरी के लिए गुड़ तथा गुड़ उत्पाद को विशिष्ट उत्पाद के रूप में चिन्हित किया है। राज्य गुड़ महोत्सव 2021 का आयोजन स्थानीय गन्ना उत्पादों को बाजार की उपलब्धता सुलभ कराने, उत्पादों की ब्रांडिंग तथा देश दुनिया में इनका व्यवसाय बढ़ाकर गन्ना उत्पादों को और व्यवसायियों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से किया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश में 3 जिलों में गुड़ और गुड़ से बने उत्पादों को जो है विशिष्ट उत्पाद के रूप में चिन्हित किया गया है। तो वो जिले कौन कौन से हैं आपको नाम याद रखना है, मुजफ्फरनगर है, अयोध्या है और लखीमपुर खीरी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मिशन शक्ति के तहत अपराधियों को उम्र कैद की सजा दिलाने में अव्वल रहा? ऑप्शन नंबर ए है बलिया, बी है लखनऊ, सी है चंदौली और डी है कानपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बलिया। बाल एवं महिला अपराध के अपराधियों को आजीवन कारावास कराने में बलिया प्रदेश में पहले स्थान पर रहा, जहां 32 अपराधियों को सजा कराई गई। तो दोस्तों, ये आपको याद रखना है अच्छे से कि जो मिशन शक्ति अभियान चलाया गया था
तो उसके तहत पहले चरण में बलिया प्रदेश का ऐसा जिला है जिसमें सबसे अधिक आजीवन कारावास की सजा दी गई। ठीक है, तो कितने अपराधियों को? तो 32 अपराधियों को यहाँ पर आजीवन सजा दी गई। आज तक की रिपोर्ट में बताया गया कि मिशन शक्ति अभियान के तहत अक्टूबर 2020 से लेकर के मार्च 2021 तक प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध को अंजाम देने वाले 3,440 अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की गई। तो ध्यान में रखना है कि पहले चरण में कुल कितने अपराधियों को खिलाफ कार्रवाई की गई? तो 3,440 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, और जिसमें कि दोस्तों 7 व्यक्तियों को फांसी की सजा भी दी गई। ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके साथ ही इसके अलावा महिला एवं बाल अपराध के 435 अपराधियों को आजीवन कारावास, 394 अपराधियों को 10 साल से ज़्यादा की सजा और 1,108 अपराधियों को 10 साल से कम कारावास कराया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो मिशन शक्ति अभियान है उसके पहले चरण में ये सजा दी गई। अब दोस्तों जो पहला चरण है वो कब से कब तक चला? तो वो 17 अक्टूबर 2020 से लेकर के 3 मार्च 2021 तक चला था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर श्री राम विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है कुशीनगर, बी है गौतम बुद्ध नगर, सी है कानपुर और डी है अयोध्या। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा अयोध्या में श्री राम विश्वविद्यालय बनेगा। इसमें भगवान श्री राम के संस्कृति, रामायण व अन्य ग्रंथों पर शोध करने का साधन भी उपलब्ध होंगे। इस तरह का विश्वविद्यालय बनने से उनकी संस्कार और संस्कृति के साथ पूजा पाठ की पद्धति को भी बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों अयोध्या में श्री राम विश्वविद्यालय बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महिला मोहल्ला क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की गई? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी है लद्दाख, सी है उत्तर प्रदेश और डी है बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। श्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने एक नई पहल महिला मोहल्ला क्लिनिक की घोषणा की। अब महिलाएं अपने मोहल्ले में ही स्त्री रोग विशेषज्ञ उसे इलाज करा सकेंगी। पहले चरण में 100 महिला मोहल्ला क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे और दिल्ली सरकार ने अपने बजट का 14% हिस्सा यानी कि 9,994 करोड़ रुपए स्वास्थ्य क्षेत्र को आवंटित किया है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ये एक नई तरह की पहल है महिला मोहल्ला क्लिनिक, जिसे किसने? दिल्ली सरकार ने इसकी घोषणा की है कि हर एक मोहल्ले में महिला क्लिनिक बनाया जाएगा, जिससे कि जो महिलाएं हैं वो अपने मोहल्ले में ही स्त्री रोग जो डॉक्टर होती हैं उनसे अपना इलाज करा सकेंगी। तो ध्यान में रखना है कि पहले चरण में 100 महिला मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है जहां रूस स्पुतनिक 5 वैक्सीन का उत्पादन करेगा? ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, बी है नीदरलैंड, सी है फ्रांस और डी है इटली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इटली। रूस और इटली के बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत रूस इटली में स्पुतनिक 5 कोरोना वैक्सीन का उत्पादन करेगा। इटली यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है जहां रूस इटली में स्पुतनिक 5 वैक्सीन का उत्पादन करेगा। अभी तक यूरोपीय संघ की ड्रग रेगुलेटर यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 को मंजूरी नहीं दी है। स्पुतनिक 5 वैक्सीन के प्रयोग को मंजूरी देने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश हंगरी है। तो ये आपको मोस्टली याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, CISF का 10 मार्च को स्थापना दिवस मनाया गया। इसका प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है पाकिस्तान से लगी भारतीय सीमा की सुरक्षा, बी है चीन से लगी भारतीय सीमा की सुरक्षा, सी है बांग्लादेश से लगी भारतीय सीमा की सुरक्षा और डी है सरकारी और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की सुरक्षा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सरकारी और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की सुरक्षा। CISF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को 10 मार्च को उसका स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्य कार्य सरकारी और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की सुरक्षा करना है। यह सैन्य बल गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आपको ध्यान में रखना है जो CISF है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है
सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रही बानगी पुस्तिका निम्नलिखित में से किस राज्य की जनजातीय विरासत को रेखांकित करती है? ऑप्शन नंबर ए है झारखंड, बी है उड़ीसा, सी है मध्य प्रदेश और डी है छत्तीसगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की उपस्थिति में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दमोह में आयोजित जनजातीय सम्मेलन में बानगी पुस्तिका का विमोचन किया। बानगी पुस्तिका मध्य प्रदेश की जनजातीय विरासत, विकास और सफल गाथाओं पर केंद्रित है। इस पुस्तिका में जनजातीय विरासत और प्रगति के विभिन्न आयामों और उपलब्धियों को प्रस्तुत किया गया है। बानगी मध्य प्रदेश में जनजातीय विकास को रेखांकित करती है। इसका प्रकाशन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा किया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये कौन सी पुस्तिका है, तो बानगी पुस्तिका है। इसका नाम क्या है? बानगी। और ये जो पुस्तिका है ये मध्य प्रदेश की जनजातीय विरासत, विकास और सफल गाथाओं पर आधारित है। इसमें इस पुस्तक में जो जनजाति है वहाँ की, उसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। किस पुस्तिका में? तो बानगी पुस्तिका में। और इसका विमोचन किसने किया है? तो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने इसका विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन है, वुमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत को कौन सी रैंक मिली है? ऑप्शन नंबर ए है पहली, बी है दूसरी, सी है तीसरी और डी है चौथी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तीसरी। हाल ही में ग्लोबल अकाउंटिंग फर्म ग्रांट थॉर्नटन द्वारा वुमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत को तीसरी रैंक मिली है। भारत में सीनियर मैनेजमेंट के पद पर 39% महिलाएं शामिल हैं, जबकि विश्व भर में सीनियर मैनेजमेंट के पद पर औसतन 31% महिलाएं शामिल हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि हाल ही में ग्लोबल अकाउंटिंग फर्म कौन सा है? ग्रांट थॉर्नटन द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। वुमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट को जारी किया गया है और इसके अनुसार भारत में सीनियर मैनेजमेंट के पद पर अगर देखा जाए तो 39% महिलाएं शामिल हैं और विश्व में अगर देखा जाए तो भारत को इसके लिए तीसरी रैंक मिली है वरिष्ठ प्रबंधन के रूप में महिलाओं के मामले में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है कोटा, बी है जयपुर, सी है अजमेर और डी है जैसलमेर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। जयपुर के रामलीला मैदान में 10 से 21 मार्च तक सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 आयोजित हो रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस महीने का वर्चुअल उद्घाटन किया। देश के विभिन्न राज्यों की सेल्फ कला और संस्कृति इस मेले का आकर्षण है। मेले में विभिन्न राज्यों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़े गरीब परिवारों की 300 महिला उत्पादक और शिल्पकार भाग ले रही हैं। इस मेले में विभिन्न राज्यों की हस्तकला को एक मंच पर देखा जा सकेगा। तो दोस्तों याद रखना है आपको कि सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो ये जयपुर में हो रहा है, जयपुर के रामलीला मैदान में। कब से कब तक? तो 10 मार्च से लेकर के 21 मार्च तक इस क्राफ्ट मेला का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे 12 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के हरिओम गुप्ता के गणितीय फॉर्मूले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान मिला है, वह किस जिले से हैं? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, कानपुर जिले से। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, देश में पहले महिला बस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, बी है कानपुर, सी है लखनऊ और डी है दिल्ली। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।